शातिर हैं। उसकी मिसाइलों को रोकते रोकते अमेरिका और इसराइल के एंटी मिसाइल रेडार खत्म होते जा। हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल में। जैसा कि आज हम वीडियो लेकर आए दोस्तों, जैसा कि ईरान और इजराइल में कुछ युद्ध चल रहे हैं और जो वीडियो हम आपके सामने लेके आए दोस्तों, जैसा कि रवीश कुमार जी का वीडियो है, उस वीडियो को हम पूरा देखेंगे और किस अंदाज से जो है हम सबको समझा रहे हैं और कुछ जो है जो घटना स्थल पर जो वीडियो बनाए गए हैं उस वीडियो को भी दिखा रहे हैं। तो हम सबको थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है और हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो चलो हम वीडियो आपके साथ में हम भी वीडियो तो देखेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिस F-35 के बारे में अमेरिका दावा करता था कि यह अदृश्य है, अपराजेय है और अजर अमर है, इसे कोई मार नहीं सकता, इसकी जीवन रेखा कभी खत्म नहीं हो सकती, इसलिए इसे ज्योतिष की भी जरूरत नहीं। हथियारों के इतिहास में पहली बार किसी ने स्टेल्थ विमान को कॉम्बैट में टारगेट किया है। यही कारण है कि इसे लेकर अमेरिका के मीडिया में कवरेज तूफानी सा हो गया है। उनके स्क्रीन पर F-35 के वीडियो उड़ते हुए दिख रहे हैं। हैरानी इस बात को लेकर जताई जा रही है कि जिस देश पर दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगा है, उस देश ने दुनिया के अचूक माने जाने वाले लड़ाकू विमान को अपने रेडार सिस्टम से भेद लिया और हिट भी कर दिया। कैसे किया, किसी को समझ नहीं आ रहा कि बड़े बड़े इंटरसेप्टर होने के बाद भी ईरान ने कतर के रास लफान की रिफाइनरी को कैसे नष्ट कर दिया। 17% हिस्सा इस रिफाइनरी का नष्ट हो चुका है, मामूली नहीं। इसके सीईओ ने कहा है कि इसे ठीक होने में ही 3 से 5 साल लग सकते हैं। इस कारण कतर को हर साल 20 अरब डॉलर का नुकसान हो। दूसरी तरफ ईरान के ट्विटर हैंडल से यह तस्वीर जारी की गई है कि साउथ पार्स गैस फील्ड पर अटैक करने के बाद उसकी रिफाइनरी पहले की तरह काम कर रही है। ईरान ने साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले का ऐसा बदला लिया कि इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को कहना पड़ा कि अब से तेल और गैस फील्ड पर हमला नहीं करेंगे। Yeah, I did. I told him don't do that, and he won't do that. We didn't discuss. You know, we do. We're independent. We get along great. It's coordinated, but on occasion he'll do something, and if I don't like it, and so we're not doing that. ईरान ने एक दिन में अमेरिका और इस्राइल को समझा दिया, जिस ईरान को दोनों कभी का खत्म कर देने का दावा कर रहे हैं, 20 दिन पहले कर चुके थे। जिस वक्त अमेरिका में ट्रंप और उनके रक्षा सचिव हेक्सेथ दावा कर रहे थे कि ईरान का पूरा एयर स्पेस जल्दी ही उनके नियंत्रण में होगा, उसी वक्त खबर आ जाती है कि F-35 विमान जख्मी हो गया है। ईरान ने अपने एयर स्पेस में उस विमान को टारगेट कर दिया जो आज तक लड़ाई के आसमान में कभी घायल नहीं हुआ। 4 मार्च को ही हेक्सेथ ने दावा किया था 1 हफ्ते के भीतर ईरान का एयर स्पेस उनके कब्जे में होगा। 19 मार्च की शाम सूत्रों के हवाले से खबर आने लगी कि F-35 विमान ने खाड़ी के किसी देश के बेस पर इमरजेंसी लैंडिंग की है। सूत्रों ने CNN को बताया विमान ईरान के आसमान में कॉम्बैट मिशन पर गया था। पेंटागन के अधिकारियों ने हथियारों और युद्ध को ट्रैक करने वाली वेबसाइट द वॉर जोन से पुष्टि की कि हमले के बाद विमान को अपने कॉम्बैट मिशन को रोकना पड़ा और मिडिल ईस्ट में एक बेस पर लैंडिंग करनी पड़ी। जानकारी आई है कि पायलट सुरक्षित हैं और लैंडिंग कामयाब रही। अब इस मामले की जांच हो रही है, लेकिन इस खबर ने हथियारों और युद्ध की स्ट्रेटेजी की समझ रखने वालों के बीच सनसनी फैला दी है। ईरान ने F-35 को कैसे जख्मी कर दिया? हम जहाज के डॉक्टर नहीं हैं कि बता दें जख्म कितना गहरा है। नीचे आने पर विमान किस हालत में है उसकी तस्वीर जारी भी नहीं की गई। लड़ाकू विमान बनाने वाली अमेरिका की लॉकहीड कंपनी ने F-35 की कल्पना को साकार करने में $400 बिलियन बहा दिए, 37 लाख करोड़ के आसपास भारतीय रुपए में। एक विमान की कीमत करीब 800-900 करोड़ तक बताई जाती है। यह 5वीं पीढ़ी का जहाज है। ट्रंप ने कई बार F-35 की तारीफ की। उनका दावा है कि यह दुश्मन को दिखाई नहीं देता, कब उसके बगल में आ जाता है पता नहीं चलता और हर बार जीत जाता है। F-35 के जख्मी होने से 2 दिन पहले अमेरिका में बहस चल रही थी कि बिना रेडार के ही F-35 की सप्लाई हो रही है। अमेरिका की सेना ऐसी खबरों का खंडन कर रही थी। यह एक स्टेल्थ फाइटर विमान है। इसे डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि रेडार पकड़ ना सके। ऐसा करने से यह दुश्मन के विमान के उड़ान भरने से पहले ही उस पर हमला कर सकता है और हवा में अपनी बादशाहत कायम कर लेता है। कई देशों की सप्लाई चेन की मेहनत से यह विमान तैयार होता है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, नॉर्वे या तो इसके पार्ट बनाते हैं या फिर अपने अपने इस्तेमाल के लिए अपने देशों में असेंबल करते हैं। F-35 को हिट करना, जख्मी करना ईरान की कितनी बड़ी कामयाबी है उसे समझने के लिए यह सब जानना जरूरी हो जाता है।
F-35 का सवाल अमेरिका को उसी तरह से पीछा करने वाला है जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के समय रफाल के सवाल ने भारत का लंबे समय तक पीछा किया। आज तक आधिकारिक रूप से पता नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कितने विमान नष्ट हुए। बीच बीच में ट्रंप याद दिलाते रहते हैं कि भारत के कितने विमान गिरा दिए गए। कभी नंबर गलत बताते हैं तो कभी बताते ही नहीं कौन सा विमान था। अब ट्रंप से भी पूछा जाएगा अमेरिका के इतने विमान कैसे टारगेट हो रहे हैं। 8 planes, 7 planes we shot down. An 8th was really badly wounded. But 8 planes we shot down essentially, and I said, this is war. यह सवाल भी पूछ सकते हैं कि क्या ईरान ने तुक्के में ऐसा कर दिया या वाकई उसके पास ऐसा कोई सिस्टम है जिससे वो F-35 को टारगेट कर सकता है। तब फिर ईरान B-2 बॉम्बर को क्यों नहीं रोक सका जिसके इस्तेमाल से खार्ग द्वीप को टारगेट किया गया। क्या इसलिए कि B-2 बहुत ऊंचाई से बमबारी करता है? इसका जवाब खोजा जाना चाहिए। अमेरिका के लिए बड़ी बात है क्योंकि वह इन्हीं हथियारों के अपराजेय होने के दम पर कहीं भी युद्ध लड़ने चल देता है। वह दुनिया के किसी भी देश को पड़ोस का प्लॉट समझता है जिसे जब चाहे कब्जाने निकल पड़ता है। क्या इस बार भी अमेरिका कहेगा कि दोस्ताना मुकाबले में, फ्रेंडली फाइट में F-35 जख्मी हो गया? F-15 सीरीज के 3 विमान जब जख्मी हुए तब अमेरिका ने यही कहा। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर किसके हमले से गिरा, इसे लेकर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। अमेरिका कहता है कि ना तो यह दुश्मन के हमले में गिरा ना ही दोस्ताना हमले में, तो क्या इसका मूड था गिर जाने का? इस क्रैश में सभी 6 क्रू मेंबर मारे गए थे। हवा में विमानों में ईंधन भरने वाले 5 जहाज जख्मी हुए तब अमेरिका ने कहा कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड की लॉन्ड्री में आग लगी तब अमेरिका ने कहा हमला नहीं हुआ है, मगर ईरान तो दावा करता है उसी ने इस जहाज को जख्मी किया। एक रिपोर्ट यह भी आई कि मुमकिन है परेशान स्टाफ ने ही आग लगा दी हो ताकि वापस घर जाने का मौका मिले। ये तो पेट दर्द जैसा बहाना है स्कूली बच्चों का। अब खबर आ रही है जेराल्ड फोर्ड मरम्मत के लिए ग्रीस की ओर रवाना हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि आग लगने से 600 बिस्तर नष्ट हो गए, 30 घंटे तक आग बुझ नहीं पाई। जाहिर है आग बहुत बड़ी रही होगी। $13 बिलियन का यह जहाज है, दुनिया का सबसे आधुनिक और ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है। उसकी ये हालत हो गई है ईरान से लड़ते समय। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका के 16 एयरक्राफ्ट जख्मी हुए हैं। अमेरिका इन जख्मी विमानों की तस्वीरें जारी नहीं कर रहा, इसलिए भी शायद कि इन्हीं हथियारों के दम पर वह दंभ भरता है, बेचता है, उनकी साख गिर जाएगी। युद्ध में उसके हथियारों विमानों का कम से कम नुकसान होता रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ईरान ने अमेरिका के विमानों और एयरक्राफ्ट कैरियर को तगड़ा जवाब दिया। अमेरिका अपने शानदार एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अकेला नहीं जा सका, उस रास्ते की आवाजाही को चालू नहीं कर सका जिस जेराल्ड फोर्ड के दम पर दहशत मचाने वाला था। उसकी वापसी की खबर अमेरिका की सैनिक क्षमता की जीत तो नहीं हो सकती। एक्सपर्ट भी अमेरिका के दावे पर आंखें मूंद कर अब भरोसा नहीं कर रहे। कब तक अमेरिका इस सच को छिपाता रहेगा कि ईरान किसी गए जमाने के हथियारों से लड़ रहा है, बल्कि अब सबको दिख रहा है उसके हथियार कितने आधुनिक हैं और शातिर हैं। उसकी मिसाइलों को रोकते रोकते अमेरिका और इसराइल के एंटी मिसाइल रेडार खत्म होते जा रहे हैं। 19 मार्च को इकोनॉमिस्ट पत्रिका में एक लेख छपा है, आर देयर इनफ मिसाइल इंटरसेप्टर्स। लिखा है कि अब ऐसा मानने के बहुत से कारण हैं कि इसराइल और खाड़ी के देशों में इंटरसेप्टर का स्टॉक कमजोर पड़ता जा रहा है। पश्चिम के एक्सपर्ट ने ईरान के हथियारों को कबाड़ समझना अब छोड़ दिया। ईरान के हथियारों का विज्ञान उन्हें हैरान कर रहा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट पर जरूर बताना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब